हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज हम फिर से टाइम में थोड़ा पीछे चलेंगे और बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हमने अभी तक बात की थी कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो होम रूल लीग किस तरह चल रही थी और एक्सट्रीमिस्ट का मिलन हुआ कांग्रेस में, ठीक है। लखनऊ पैक्ट के थ्रू मुस्लिम लीग का भी मिलन हुआ, ठीक है। उसके बाद में फिर जो 1919 में मॉडरेट्स का ध्यान भटकाने के लिए जो रिफॉर्म्स दिए गए इंडिया को, ठीक है, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे कहीं से भी। हमने पॉलिटी में भी उनको देखा और पिछले लेक्चर में भी देखा हिस्ट्री के, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जो उसके साथ कैरेट एंड स्टिक, यानी एक साइड से गाजर दिखा के दूसरी साइड से लाठी मारना, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच के तहत जो उन्होंने कैरेट दिया था, ठीक है, वो तो क्या था, रिफॉर्म्स थे, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स 1919 के। और जो स्टिक थी, उनकी लाठी थी, वो था रोलेट एक्ट, ठीक है। रोलेट एक्ट की वजह से फिर उसके लिए क्या क्या प्रदर्शन हुए, बहुत ही घिनौना जलियांवाला बाग उससे संबंधित है, ठीक है। और फिर उसके बाद किस तरीके से राजनीति चली वो हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि गांधी जी किस तरह से इंडिया के पॉलिटिकल सीन में आए, ठीक है। तो गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से। वहां पे उन्होंने क्या किया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने यहाँ आके क्या क्या किया, ठीक है। लेकिन इतना जरूर है कि वहां उनको ये समझ में आ गया था कि जो जनता है उसको अगर आप यूज करो और अहिंसक तरीके से, ठीक है, अहिंसा के मार्ग से आप चल के उसका यूज करते हो, ठीक है। सत्याग्रह उन्होंने नाम दिया इसको, सत्य के लिए आग्रह, सत्य आग्रह, सत्य के लिए आग्रह अगर आप करोगे अहिंसा के मार्ग से तो आप किसी को भी जीत सकते हो, ठीक है। और उन्होंने इसको एक वीर उसका रूप दिया कि कायर इसको नहीं कर सकते, वीर पुरुष ही कर सकता है। और कायर तो वायलेंस को अपनाते हैं, जो वीर है वो अहिंसा को अपनाते हैं। बड़ा मुश्किल मार्ग है लेकिन इसके थ्रू आपको आपकी मांगे मान ली जाती हैं, ये उनको पता लग गया था, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया में जो किया वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो उनका सत्याग्रह था इंडिया में वो था चंपारण सत्याग्रह, जिसको आप पहला सविनय अवज्ञा कह सकते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पहला सत्याग्रह तो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। उनको किसने इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ल। जो जो भी नाम आएंगे इसमें बहुत ध्यान रखें, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने उनको इनवाइट किया था। नील जो उगाते थे किसान, ठीक है, नील उगाने वाले किसानों पे यूरोपियन प्लांटर्स ने, जो यूरोपीय यूरोपीय वाले थे, ठीक है, यूरोपियन, उन्होंने ही कर रखा था तीन कठिया सिस्टम जिसको बोलते थे, यानी 3/20, 3/20 भाग आपको नील को उगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना तो आपको नील को उगाना ही पड़ेगा। और जब जर्मन डाइज ने रिप्लेस कर दिया नील को तो वो ज्यादा से ज्यादा इनसे प्रॉफिट कमाना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा के, रेंट लगा के, ठीक है, वो इनसे प्रॉफिट कमाना चाहते थे। और फिर उसी प्रोड्यूस को जो है फिक्स्ड प्राइस पे बेचना पड़ता था यूरोपियंस को, तो बहुत दिक्कत थी, ठीक है। तो गांधी जी को आमंत्रित किया गया पॉलिटिकल सीन के लिए और वहां पे गांधी जी ने किस किस को ज्वाइन किया? राजेंद्र प्रसाद, मजर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी। ध्यान रखें ये भी इससे जुड़े हुए लीडर्स थे, राजेंद्र प्रसाद, मजर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी। और यूपीएससी थोड़े नॉन प्रोमिनेंट नाम्स में भी जा रही है, तो और कौन कौन से इससे जुड़े हुए लीडर थे? ब्रज किशोर प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद एंड शंभू शरण वर्मा, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड नेम है चंपारण सत्याग्रह से। तो गांधी जी को बोल दिया गया कि आप ये प्लेस छोड़ के चले जाइए, लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने पनिशमेंट झेलने की सोची। फिर उनको ही उस कमेटी का मेंबर बना के बोला गया कि आप ही देखिए। तो उन्होंने कहा कि तीन कठिया सिस्टम जो है अबोलिश हो जाना चाहिए और जो भी इलीगल ड्यूज हैं जो लिए गए हैं किसानों से वो सब वापस हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सब उनकी मांगे मान ली गई और प्लांटर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज के तौर पे ये कहा गया कि जो मनी उन्होंने जब्त की है उसमें से 25% ही कंपनसेट की जाएगी। तो इस तरीके से गांधी जी ने इसको, इस डील को क्लोज करा, ठीक है। और ये फर्स्ट उनका था इंडिया में और ये समझ में आ गया लोगों को कि हाँ इस तरीके से भी हम जीत सकते हैं, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहला था। इसके बाद है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो अहमदाबाद में क्या हुआ? डिसकंटिन्यूशन ऑफ प्लेग बोनस, यानी प्लेग बोनस हम नहीं देंगे आगे, ये कह रहे थे मिल ओनर्स, ठीक है। और जो वर्कर्स थे वो कह रहे थे कि 50% हमको वेज हाइक चाहिए, ठीक है, 50% बढ़ाओ आप हमारी वेज को। जबकि जो मिल ओनर्स थे वो 20% ही वेज हाइक के पक्ष में थे। वो
जो वेज वर्कर्स थे वो 50% बढ़ाने को क्यों बोल रहे थे, क्योंकि हर चीज की कीमत लगभग दोगुनी हो गई थी वॉर की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, ठीक है। तो जो मिल ओनर थे, अंबालाल साराभाई एक मिल ओनर में से एक, और अहमदाबाद की जो एसोसिएशन थी ओनर्स की, उसका भी मेंबर थे। उनकी ही बहन थी अनुसुया साराभाई, ठीक है। अनुसुया साराभाई, आप नाम ध्यान रखें क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। तो अनुसुया साराभाई के पास वर्कर्स गए और उन्होंने कहा कि आप इसमें इंटरवेन कीजिए। और अनुसुया साराभाई, क्योंकि अंबालाल साराभाई की बहन थी, जो अहमदाबाद मिल ओनर्स के एसोसिएशन भी थे और मिल ओनर्स में से एक भी थे, ठीक है। तो वो दोनों तरफ से वर्कर्स उनसे कह रहे थे और उनका भाई भी इन्वॉल्व था। तो वो गई गांधी जी के पास, ठीक है। और गांधी जी के दोस्त भी थे अंबालाल, और वर्कर्स का तो पक्ष लेते ही हैं, इसलिए वो गांधी जी के पास गई और गांधी जी ने पक्ष लिया वर्कर्स का, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी ने इस केस में दोस्त को छोड़ते हुए वर्कर्स का पक्ष लिया और कहा कि जो है वेज हाइक आप 20% मत मांगो, मतलब 50% मत मांगो, 35, वो 20 दे रहे थे, ये 50 मांग रहे थे, बीच का 35 गांधी जी ने बोला कि 35 आप मांगो, ठीक है। और हंगर स्ट्राइक करते हैं, यानी भूख हड़ताल करते हैं, जब तक, मैं भी करता हूँ, जब तक मरेंगे नहीं, ठीक है। भूख हड़ताल हम करते हैं। तो पहली भूख हड़ताल थी, ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, पहली भूख हड़ताल, ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरीके से फिर मानना पड़ा जो मिल ओनर्स थे उनको, और उन्होंने 35% वेज हाइक दिया, ठीक है। इस तरीके से ये जो मैटर है वो सुलझ गया। और जो अनुसुया साराभाई हैं, उन्होंने ही बाद में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की भी नींव रखी 1920 में, ठीक है। तो वुमेन वैसे ही बहुत पूछी जा रही है, तो ध्यान रखें, अनुसुया साराभाई अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1920 में उन्होंने स्थापित किया। और अहमदाबाद वाले मैटर में भी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के मैटर में वो गांधी जी के पास गई थी, ठीक है। चंपारण वाले मैटर में गए थे राजकुमार शुक्ल, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा सत्याग्रह था गांधी जी का, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, इसको हम पहला असहयोग आंदोलन बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली मेन लीडर गांधी जी नहीं थे, इसमें मेन लीडर जो थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार का जो उनको टैग मिला था वो भी यहीं से मिला था, ठीक है। तो उन्होंने गांव-गांव जाके इकट्ठा किया, पीजेंट मूवमेंट में मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उन्होंने गांव-गांव जाके टोलियां बनाई और सबको एकीकृत किया, ठीक है। तो क्या मैटर था, खेड़ा जो गांव था उसमें कि बहुत अकाल हो गया था 1918 में, और उस वजह से जो है ये टैक्स नहीं दे पा रहे थे। लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी ये थी कि 1/4 से अगर आपकी फसल कम होती है तभी आपको रेमिशन यानी क्षमा मिल सकती है। अगर 1/4 से कम नहीं है तो आपको देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं दे पाओगे तो आपकी जमीनें जब्त हो जाएंगी। तो इसके खिलाफ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारेख, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास, ये मतलब प्रोमिनेंट इसके लीडर्स थे, ठीक है, बड़े लीडर्स थे इसके, ये सब लोग इन्वॉल्व थे। और गांधी जी इसमें स्पिरिचुअल हेड आप कह सकते हो, यानी उनका पीछे से वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो इन सब ने गांव-गांव जाके एक टैक्स रिवोल्ट आप कह सकते हो किया कि आप लोग मत दीजिए पैसा, और अगर आपकी जमीन जब्त होती है तो जो जमीन खरीदने वाले होंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा, ठीक है। और उनकी जमीनें जब्त होने के बाद में भी हमको एकत्र रहना, यानी सब कुछ होने के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं छोड़ा किसी ने, और उसी तरीके से लीडरशिप चलती रही। और लास्ट में जो है माने जो हेड थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट थी वो मानी उसको, और उन्होंने सारी जब्त की हुई प्रॉपर्टी वापस लौटा दी, ठीक है। इंक्रीज इन रेट को रिड्यूस किया, और इस साल के लिए जो क्वेश्चन था टैक्स देने का उसको सस्पेंड किया। तो इस तरीके से फिर से जीत हुई, ठीक है। तो यहाँ से इन तीनों से समझ में आया, इन तीनों जो नेशनल लेवल के पहले जो गांधी जी के 3 सत्याग्रह थे उनसे क्या समझ में आया कि जो सत्याग्रह की टेक्निक है वो सक्सेस टेक्निक है, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर आप पूरी जनता को साथ में लेते हो तो उसमें इतनी ताकत है कि वो सब कुछ कर सकती है। और तीसरा, इससे गांधी जी को एक रेस्पेक्ट मिली, ठीक है, और एक यूथ की नज़र में वो जाना माना चेहरा हो गए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की, जिसके विरोध में सब कुछ हुआ। तो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत क्या था, रॉलेट एक्ट बेसिकली एक्सटेंशन था डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 का, ठीक है। जो वार टाइम के जो
युद्ध की वजह से जो लगाए गए थे प्रतिबंध, उनको ही आगे बढ़ाने का ये एक तरीका था। इसको अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट कहा गया, लेकिन इसको जो सब जानते हैं रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये रोलेट कमीशन के द्वारा प्रपोज किया गया था, और रोलेट कमीशन के हेड कौन थे? सर सिडनी रोलेट, इसलिए उसको रोलेट कमीशन कहते थे, और इसीलिए इस कमीशन की मांग से आया, इसलिए इसको रोलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो सेडिशियस कॉन्स्पिरेसी, राजद्रोह के केस हैं, उसमें आप किसी भी आदमी को 2 साल तक के लिए डिपोर्ट कर सकते हो या फिर जेल कर सकते हो बिना सबूत के। मीन्स सबूत उसमें किसी अगर न्यूज़पेपर की भी कॉपी है तो उसको भी सबूत मान लिया जाएगा, बिना किसी ट्रायल के आप 2 साल तक उसको डिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और न्यूज़पेपर में भी कुछ है तो उसको भी सबूत मान लिया जाएगा। तो एक तरीके से मनमाना था कि जिसको गवर्नमेंट का मन करेगा उसको गवर्नमेंट उठा के 2 साल के लिए भेज देगी। ठीक है, तो जितने भी जो इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इसके अपोज में सीधी सी बात है किया होगा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक जो उस टाइम काउंसिल में थे, उन्होंने इसके अपोज में वोट किया, क्योंकि इंडियंस को अगर आप ऐसे मनमाने ढंग से उठा सकते हो किसी को भी, तो विरोध में ही करेंगे वो वोट। लेकिन वो माइनॉरिटी में थे और वो लोग मेजोरिटी में थे, इसलिए मेजोरिटी में आराम से ये पास हो गया। ठीक है, कि बिना किसी वारंट के सिर्फ संदेह के आधार पे आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो। ठीक है, और 3 स्पेशल हाई कोर्ट जजेस से एक सेल बनेगा। ठीक है, 3 हाई कोर्ट जजेस से एक स्पेशल सेल बनेगा, उसके ऊपर अपील के लिए कोई नहीं होगा, और वो लोग जो इंडियन एविडेंसेस एक्ट के तहत एविडेंस आते हैं उसके अलावा भी कोई एविडेंस को मंजूरी दे सकते हैं। यानी उन 3 लोगों को सिर्फ एक स्पेशल सेल को दिखाया जाएगा, वो किसी भी एविडेंस को मान के उन्होंने कह दिया ऐसा हो सकता है, तो उसके ऊपर कोई बोर्ड ऑफ अपील नहीं है। और हेबियस कॉर्पस जो एक बेसिक सिविल लिबर्टी राइट है उसका हटा दिया गया, वो एक तरीके से बिल्कुल हटा दिया गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है बिल्कुल इस मूड में थी कि चाहे वो जैसा कर सकती है। थोड़ा सा वो अच्छा रिफॉर्म, अच्छे भी नहीं थे, सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, फिर भी थोड़े से रिफॉर्म कर रही है, उसके बजाय उसने दबाने के लिए इतना बुरा स्टेप लिया। ठीक है, तो गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा। ठीक है, और गांधी जी ने सपोर्ट किया था, काफी सारे इंडियंस ने, बाल गंगाधर तिलक को, सबने इसलिए सपोर्ट किया था वार टाइम में कि युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि ठीक है अभी इनका बुरा समय चल रहा है, इनको सपोर्ट करो तो शायद ये हमें इनाम देंगे। इनाम की बजाय क्या मिला? धोखा। ठीक है, तो धोखे को सब उस धोखे से बहुत उत्तेजित हुए कि भाई ये क्या हुआ, हमने अच्छे के लिए किया लेकिन हमें क्या मिल रहा है। तो इसको ब्लैक एक्ट कहा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अगर थोड़े से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही हैं, कोई किसी को मार देता है, कुछ हो जाता है, तो उस थोड़े से क्राइम की सजा सबको क्यों मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने होम रूल लीग वालों को और जो इस्लामिस्ट हैं उनमें से भी दोनों के बड़े बड़े लीडर को बुला के एक नेशनल वाइड हड़ताल के लिए बोला। ठीक है, और बोला कि इसके बाद हम फास्टिंग एंड प्रेयर करेंगे, सविनय अवज्ञा, और इस तरीके से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, और होता है तो हम सब लोग जेल जाएंगे और जेल भरो, मतलब इस तरीके से हम आगे चलेंगे। तो इस तरीके से जो जनता थी उसको एक डायरेक्शन मिल गई थी कि हमको क्या करना है। ठीक है, और इस तरीके यही एक एक्ट था जिसकी वजह से सब लोग खफा थे। तो इसमें किसान, ठीक है, कलाकार, सारे शहरी, गरीब, सब लोग इसमें इन्वॉल्व होने वाले थे। ठीक है, तो सत्याग्रह के लिए कहा गया कि 6 अप्रैल 1919 को हम इसको जो है लॉन्च करेंगे, लेकिन इसके बहुत पहले ही सब जगह प्रदर्शन चालू हो गए। ठीक है, सब जगह प्रदर्शन चालू हो गए थे, पंजाब में प्रदर्शन चालू हो गए थे। उसका सबसे बुरा इफेक्ट जो है वो अमृतसर पे पड़ा था। अमृतसर में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, 2 उनके लीडर्स को अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया गया था। ठीक है, 9 अप्रैल को। उसके विरोध में 10 अप्रैल को लोग आए सड़कों पे और काफी मारामारी हुई, काफी सारा वायलेंस हुआ। ठीक है, जिसमें दोनों तरफ से लोग मरे और 5 पुलिसमैन मरे और एक जो इंग्लिश मिशनरी थी वुमेन, ठीक है, मार्सेला शेरवुड, उसको पीटा गया। तो इस तरीके से काफी वायलेंस हुआ 10 अप्रैल को। उसके बाद में ये कह दिया गया, जो वहां का रेजिनेल्ड डायर जो मेन ब्रिटिश था जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई, उसने कहा कि किसी भी पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करो आप, 3 लोग से ज्यादा कोई भी निकलेगा नहीं, और कुछ भी मतलब ऐसा ना किया जाए। मार्शल लॉ उसने लगा दिया। ठीक है, मार्शल लॉ का मतलब होता है देखते ही गोली मारने के आदेश। लेकिन इन सब का जो पब्लिकेशन था
वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। और बैसाखी का फेस्टिवल था 13 तारीख को, तो बैसाखी का फेस्टिवल होने की वजह से काफी सारे जो गांव के लोग थे जिन्हें पता भी नहीं था इस चीज का, वो आए हुए थे जलियांवाला बाग में, ठीक है। और कुछ मेंबर्स जो है अपने नेता की गिरफ्तारी के लिए भी बात करने आए थे, वो भी मीटिंग थी, लेकिन ज्यादातर लोग जो थे वो उत्सव की वजह से आए थे, उन्हें पता भी नहीं था, ठीक है, निर्दोष थे बिल्कुल। इस तरह से 20,000 के करीब लोग जो है जलियांवाला बाग में उस समय थे, ठीक है। और एक सिंपल सी सभा चल रही थी, कोई उसमें बंदूक नहीं थी, कोई आर्म नहीं था, ठीक है, निर्दोष लोग थे, निहत्थे थे सारे। लेकिन जनरल डायर ने क्या किया कि वहां पे आके जो उसका ओनली एग्जिट पॉइंट था उसको ब्लॉक करके उसने सीधे गोलियां चलाना चालू कर दी, ठीक है। और कुछ भी बिना देखते हुए 1650 बुलेट उसने फायर किए, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से 379 लोग मरे और 1100 लोग घायल हुए, जबकि कांग्रेस के हिसाब से 1500 लोग घायल हुए और 1000 लोग मरे, जबकि और संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से सीधे सीधे उसने फायर कर दिया और कुछ नहीं देखा, ऐसा फायर किया जैसे वो लोग भागने वाले थे, ओनली एग्जिट को ब्लॉक करके। तो वहां पे कुआं है, उस कुएं में भी लोग कूदे, उस कुएं में कूद के भी मरे। तो मतलब बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन हो गई जो किसी ने सोची नहीं थी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड लौटा दिया। गांधी जी को बोयर वार्स में सपोर्ट करने की वजह से जो केसरे हिंद का खिताब मिला था वो उन्होंने लौटा दिया, ठीक है। और इतने सारे वॉयलेंस को देखते हुए 18 अप्रैल को उन्होंने जो मूवमेंट था उसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है, वापस ले लिया। तो 6 अप्रैल को तो उन्होंने घोषणा की थी, उससे पहले बहुत कुछ हो गया, फिर जलियांवाला बाग हो गया, इतनी घिनौनी घटना, और उसके बाद में सब कुछ इस तरीके से चलता गया। इस पे भी नहीं रुके, उसके बाद भी पंजाब में मार्शल लॉ लगा रखा था और उनके सिर्फ 5 मरे और मतलब एक वुमेन को पीटा गया। उसके बाद उन्होंने इतना मतलब बहुत ही ज्यादा मार्शल लॉ, और फिर भी पंजाब में सब कुछ वैसा ही चलता रहा। तो गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि सैटेनिक रिजाइम यानी शैतानी शासन के साथ अब नहीं रह सकते। जलियांवाला बाग एक इंसिडेंट को आप इस तरह से ले सकते हो कि ये फिक्स हो गया कि हमको एक जनता के रूप में नहीं मानते बिल्कुल अपनी, कोई भी देश अपनी जनता को इस तरीके से नहीं मारता, तो इन लोगों की हमारे लिए कोई, हम लोगों की इनके लिए कोई कदर नहीं है, ये फिक्स हो गया, ठीक है। एपीजे टेलर ने कहा कि डिसाइसिव मूवमेंट व्हेन इंडियंस वर एलिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ये डिसाइसिव मूवमेंट था, ठीक है, एक फिक्स डिसीजन लेने वाला, एक निश्चित इसने कर दिया कि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश रूल के लिए विदेशी हैं और वो उनको मारने में किसी भी तरीके से परहेज नहीं करते, ठीक है। और यहीं से भगत सिंह जी उस टाइम 11 साल के थे, तो ये पूरी पॉलिटिक्स एक तरीके से चेंज हो गई। बाद में उधम सिंह, जिसने राम मोहम्मद सिंह आजाद का नाम ले लिया था, उसने फिर वहां पे लंदन में जाके मार दिया, ठीक है, डायर को, और 1940 में उनको इस काम के लिए फांसी भी हुई। इतना सब कुछ देखते हुए एक हंटर कमेटी बनाई गई इंक्वायरी के लिए, ठीक है। जो सेक्रेटरी था उस टाइम एडविन मॉन्टेग्यू, उसने एक कमेटी बनाई जिसको डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी बोला गया, ठीक है, या हंटर कमीशन इसको सब जानते हैं क्योंकि जो इसके चेयरमैन थे वो लॉर्ड विलियम हंटर थे, ठीक है। इन्होंने बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब के लोगों को बुला के गवाही ली। उस कमेटी में 3 मेंबर जो थे वो इंडियंस भी थे, ठीक है। उनके क्या नाम है, चिमनलाल हरिलाल सेतलवाड़, जो वाइस चांसलर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के और एडवोकेट थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। दूसरा नाम है पंडित जगत नारायण, जो लॉयर एंड मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस के। तीसरा नाम है सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, जो लॉयर थे ग्वालियर स्टेट के, ठीक है। तो इन सब लोगों ने डायर को भी बुलाया, सब कुछ देखा। तो डायर ने सीधे सीधे कहा कि उसको नहीं लगता उसने कुछ गलत किया है। वो उन लोगों को जाने अगर देता तो वो लोग आके उस पर हंसते और वो बेवकूफ बन जाता। मतलब इस तरह की बातें उसने की कि उसको कुछ अंदाजा ही नहीं था कि उसने क्या किया, ठीक है। तो रेशियल जो 3 मेंबर अलग थे इंडियन और लोग अलग थे, तो वहां भी काफी कुछ उनकी कमेटी में भी था, लेकिन फिर भी जो उन्होंने लास्ट में दिया, उन्होंने एक मत से कहा कि ये जो हुआ गलत हुआ, ठीक है। क्या उस कमेटी ने कहा कि जो किया गया जलियांवाला बाग में लैक ऑफ नोटिस था, ठीक है, कि किसी को भी पूरा पता नहीं था, ये गलती थी। दूसरा, डायर्स मोटिव ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सफिशिएंट मोरल इफेक्ट, वो डराना चाहता था। उसने कहा कि मैं एक डर पैदा करना चाहता था जिससे और कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना कर पाए। तो ये इस उसके
उद्देश्य की बहुत निंदा की गई। ठीक है, डायर ने अपनी बाउंड्रीज के आगे जाके काम किया, ये कहा गया। ठीक है, और जो माइनॉरिटी रिपोर्ट थी इंडियंस की, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो मीटिंग थी, मतलब जो उसने कहा कि आप इकट्ठा नहीं हो सकते, ये सब वो बहुत ही कम पब्लिश किया गया था, यानी ज्यादातर लोग उसकी जानकारी नहीं थी, लोग निर्दोष थे ज्यादातर। ठीक है, जो उत्सव के लिए आए थे, मीटिंग की तक भी बात नहीं थी वहां पे। ठीक है, और इस एक्ट को उन्होंने इनह्यूमन एंड अनब्रिटिश, यानी अमानवीय और ब्रिटिश के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल की जो इमेज है उसको बहुत धक्का इससे लगा। जब उससे पूछा गया कि जो घायल थे उनको आपने क्यों नहीं सहायता पहुंचाई, तो उसने कहा कि ये मेरी ड्यूटी में नहीं आता। ठीक है, तो ये भी बहुत उसके स्टेटमेंट को कंडेम किया गया कि ये जो कहा उसने कि वो घायलों को भी अगर मदद पहुंचाता तो भी बहुत कुछ होता, लेकिन उसने ये भी नहीं किया। ठीक है, तो बहुत ही गलत उसमें आता है। इन्होंने कहा बहुत कुछ इस कमेटी ने, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, उसका कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, एक इंडेमनिटी एक्ट पास किया गया जिसे व्हाइट वॉशिंग बिल भी कहते हैं। ठीक है, जिसको मोतीलाल नेहरू और नेताओं के द्वारा बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। उसके द्वारा इसको मतलब क्लीन चिट भी नहीं, लेकिन कुछ भी इसके लिए किया नहीं गया, उसको उसकी पोस्ट से हटाया नहीं गया। ठीक है, बल्कि वहां पे द मॉर्निंग पोस्ट ने काफी उसको 30,000 रुपया किए उसके लिए फंड। ठीक है, यानी उसको एक हीरो की तरह कई लोगों ने उसका सपोर्ट किया इंग्लैंड में। बाद में फिर जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने इसको मॉन्स्ट्रस कहा। ठीक है, और एक पुराने प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के एच एस्क्विथ, उन्होंने कहा कि वर्स्ट आउटरेज इन द होल ऑफ आवर हिस्ट्री, इतिहास में सबसे बुरा ये बदला है। ठीक है, तो ये सब कहा गया और उसके बाद उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया गया। ठीक है, और पोस्ट से सिर्फ हटाया गया और वो आधी पेंशन उसकी लेता रहा। मॉर्निंग पोस्ट ने उसके लिए इकट्ठे भी किए। ठीक है, और इससे भी बड़ी बात, जो गोल्डन टेम्पल के जो उस टाइम थे मेन हेड, ठीक है, श्री दरबार साहिब के, उन्होंने उसको सिख माना और उसको सोराब एक जो मतलब देते हैं सिख बनाने के लिए, और 5 केज बोला कि ये सिख है। ठीक है, एक तरीके से उन्होंने भी उसको अवार्ड दिया। तो इसीलिए बाद में गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट हुआ कि इन लोगों के हाथ से जानी चाहिए ये कुर्सी। ठीक है, कांग्रेस ने इसको बहुत कंडेम किया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर, गांधी, जितने भी लोग थे, इन लोगों की एक अलग से कमेटी बना दी गई, नॉन ऑफिशियल कमेटी बना दी गई कांग्रेस की। ठीक है, और उन्होंने इसके डायर के इस कृत्य को अमानवीय करार दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो मार्शल लॉ लगाया था उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं था, यानी कोई भी औचित्य नहीं था वहां पे ये लगाने का। तो ये सारी घटनाएं 1916 से लेकर 1919 तक हुई, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को काफी बल मिला। जैसे लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसके बाद में रोलेट एक्ट सबके खिलाफ था, जलियांवाला बाग में कुछ नहीं देखा था किसी ने। तो एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैरेक्टर था वो खुल के सामने आ गया। ठीक है, और इससे काफी एकता को भारतीय जनता की मदद मिली, जिससे खिलाफत और असहयोग आंदोलन का जो है रास्ता साफ हुआ। तो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे किस तरीके से गांधी जी ने पब्लिक जो नेशनल एक लेवल था उस पर किस तरीके से किया। ठीक है, तो इस तरीके से आगे की राजनीति चली वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।